Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 32 of Mathematical Statistics. In the last class, we did revision of the first half of the course, and today we will continue with the revision. Today agenda is we will revise the probability distributions, cumulative and marginal distributions, mean and variance of distributions. Then we will also discuss the statistical independence. फिर हम देखेंगे कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे डिफाइन की थी, उसको रिव्यू करेंगे. फिर कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन को रिव्यू करेंगे. देन we will talk about some discrete distributions जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, पॉइसॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन आएगी. फिर हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस पे चले जाएंगे. फिर हम रिव्यू करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गामा एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स जो कि हमने 2-3 लेक्चर पहले हमने किया था. फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड क्या था, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने देखना है, और रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस देखना है. तो चलें शुरू करते हैं. आज का आखिरी, ये आपके कोर्स का आखिरी लेक्चर है. तो वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर ऑफ रिवीजन, वेयर वी वर डिस्कसिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. अब हम आ गए हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे. जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द फंक्शन f of x, y is a joint probability distribution or probability mass function of the discrete random variable x and y. यहाँ पे दोनों random variables क्या हैं? discrete हैं. और discrete का मतलब क्या हुआ कि उनकी values countable हैं, countable values वो दे सकते हैं. तो discrete random variable है और joint density कैसे होगी? density define होती है for always to be positive. For all values of x and y, it should be positive, greater than and equal to 0. And the second condition for distribution was that it should be normalized. That means sum of all probabilities should be equal to 1. Sum of all probabilities should be equal to 1. यहाँ पे जो दो summations लगी हुई हैं उनका मतलब है कि x पे भी तमाम वैल्यूज की और y की भी तमाम वैल्यूज जब हम ऐड करते हैं तो total probability should be equal to 1, and probability of x equal to x and y equal to y is just given by when you put f x and y value in the distribution function. तो हमें probability मिल जाएगी. For any region A in the xy plane, हमें अगर निकालनी है तो हमें ये summation उस region A पे कर लेनी है, total region पे. यानी कि अगर मेरे पास ये xy plane है, ये random variable x है, ये random variable y है, और मैं एक probability निकालना चाह रहा हूँ. लेट्स से मैं एक नॉन सिमेट्रिक सा रीजन बनाता हूँ, ये वाला, कि यहाँ पे इन दोनों के लाई करने की क्या probability है इस पूरे रीजन में. तो हम समेशन उसी रीजन पे करेंगे. वो वाली वैल्यूज x की यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y. तो नॉर्मली रीजन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो मैक्सिमम इस किस्म के होंगे, या वो कहेंगे पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x या नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x या पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y, इस तरह से हो सकते हैं. तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं एंड ऐड इट अप. नेक्स्ट अप जी, कॉन्टिन्यूस जॉइंट पीडीएफ क्या होता है? वो डिस्क्रीट केस था. अब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल अगर आप याद करें, पिछले लेक्चर में भी मैंने रिवीजन दी थी, उससे पहले हमने एक लेक्चर में उन पर काफ़ी टाइम लगाया था. कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या है? वो जो कि एक नंबर लाइन पे इन्फिनिट हो सकते हैं. जैसे टाइम का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि टाइम या टेम्परेचर ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हैं, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ ये ले सकते हैं. होना रियल लाइन तमाम वैल्यूज़ इसमें एग्जिस्ट कर सकती हैं. द फंक्शन f of x and y is joint probability density function of continuous random variable x and y if the density function is that means the density function fxy is greater than or equal to 0 for all x and y. It is integrate, जब आप integrate करेंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे, तो it should be 1. that means it's normalized.
and for any region A we have to integrate over that region f of x y on dx dy for any region A in the xy plane. यहाँ पे अगर लेट से ये मैं आपको सर्कल कह दूं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और मुझे प्रोबेबिलिटी इस रीजन में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, हमें f of x y गिवन हो। यहाँ पे चलते चलते एक और चीज भी आपको बता दूं, x y अगर गिवन है तो ये किस एक्सिस पे प्लॉट होगा, ये z एक्सिस पे प्लॉट होगा, क्योंकि x भी गिवन है y भी गिवन है तो ये z एक्सिस पे प्लॉट होगा। और यहाँ पे एक और चीज, क्योंकि अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको थोड़ी सी याद होगी, आज भी हम रिवाइज करेंगे। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती तो ये कैसी शेप बनती, अगर मैं इसको यूं करूं, ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, जिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, डेंसिटी फंक्शन प्लॉट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो इस तरफ x और माइनस एक्स में भी गॉसियन होगी और y में भी और माइनस y में भी गॉसियन होगी। तो ये बेसिकली एक घंटी की शक्ल बन जाएगी, जो स्कूल वाली घंटी मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, दोबारा भी दिखाऊंगा, तो उस किस्म की शेप बनेगी। तो ये एक डेंसिटी फंक्शन है। अब अगर मैंने इसको एक, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसके अंदर ये रीजन A अगर मैं डिफाइन करूं, तो रीजन A इज अ सर्कल विद रेडियस r, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर ये डिफाइंड हो, दिस इज r। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूं ओवर दिस रीजन, तो हम डिपेंडेंट लिमिट्स लेंगे, इंडिपेंडेंट लिमिट्स थी, डिपेंडेंट लिमिट्स। तो x की लिमिट जो होगी वो होगी r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अंडर द रूट। अगर सिर्फ पॉजिटिव साइड में देखूं पहले, तो वो बनेगी x यूं जाएगा, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन में लिमिट्स जो आएंगी वो नंबर्स नहीं आएंगे, बल्कि x की लिमिट जो होगी वो होगी कहां से कहां तक, माइनस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से प्लस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तक, और y की हो सकती है जो भी वैल्यूज हैं वहां तक हो सकती है। मगर आप इंटीग्रेशन, ऐसी इंटीग्रेशन आपने की हुई हैं तो आप कर सकते हैं, मगर दिस इज नॉट, यानी कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब आप रीजन में डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं आप। यू कैन ऑलवेज से कि वाई एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए करना है या नेगेटिव वैल्यूज के लिए करना है, कोई भी रीजन डिफाइन हो सकता है, तो फिर आप इंटीग्रेशन उस लिमिट्स में करेंगे। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया जो कि करेक्ट नहीं है, सारी इसमें डिटेल्स शामिल नहीं है, इसलिए इसको कोट ना करें, मगर आइडिया देने के लिए आपको ये एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। The marginal distribution of x alone and of y alone is defined as g of x summation over y, all values of y, of f of x y, and marginal distribution of, ये y होना चाहिए, sorry, the marginal distribution of y is from summation from x to all values of x on f of x y. So there are two marginal distributions defined like this. इसमें क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल पे टोटल समेशन कर देते हैं ताकि वो एलिमिनेट हो जाए, हमारे जॉइंट पीडीएफ से एलिमिनेट हो जाए, तो सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा, उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फॉर डिस्क्रीट केस इट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड फॉर कॉन्टिन्यूअस केस इट विल बी डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन क्यों कहते थे इसे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसलिए कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे g ऑफ x है, इसको d ऑफ x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व गिव्स मी द प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ x इज लाइक अ डेंसिटी, जब वो dx से मल्टीप्लाई होती है तब वो प्रोबेबिलिटी बनती है। सो सिमिलरली h ऑफ y आप निकालना है, विच इज द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y, तो हम x पे इंटीग्रेट कर देंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच इन दिस केस आर शोन टू बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये तो होगी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट चलेंगे, अगर आप कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या थी, कंडीशनल डेंसिटी हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में भी, रिवीजन में हमने देखा था कि हमें जैसे था प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन
बी कैसे निकालते थे हम? इट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बेस्ड रूल में या टोटल प्रोबेबिलिटी वाले जो थ्योरम्स थे उनमें से एक यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये प्रोबेबिलिटी थी कंडीशनल। आप एग्जैक्टली इसी चीज को देखें यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे डिफाइंड है? एफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जॉइंट डेंसिटी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली इसका मतलब है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमेशा सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें मार्जिनल डेंसिटीज कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर डिस्क्रीट केस एंड मार्जिनल डेंसिटीज फॉर कॉन्टिन्यूस केस। पहले वो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम जब उसको डिवाइड कर देंगे जॉइंट पीडीएफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यस, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी। सिमिलरली दूसरे केस में भी हम इसी तरह देखते हैं। यहाँ पे था y given x, that x has already happened, what's the probability of getting y? It will be joint PDF distribution of x and y divided by the marginal distribution of x. Similarly, conditional distribution of x given y is equal to joint distribution of x and y divided by marginal distribution of y. So we find the conditional distributions like this. Next, independence, statistical independence. तो statistical independence क्या है? Let x and y be two random variables, discrete or continuous, with joint probability distribution f of x, y and marginal distribution g of x and h of y respectively. हमने दो चीजें डिफाइन कर दी, एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दी और दूसरा हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दी। The random variables x and y are said to be statistically independent if and only if fxy is equal to g of x into h of y for all x and y within their range. तो ये तो डेफिनेशन होगी स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस की। एग्जाम्पल क्या थी कि अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और एक डाइस रोल कर रहे हैं, तो कॉइन पे अगर हेड आए तो डाइस पे क्या आएगा, कॉइन पे टेल आए तो डाइस पे क्या आएगा। इन दोनों की जब हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लें, जॉइंट पीडीएफ निकाल लें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लें और फिर जब हम देखें मार्जिनल उनमें से कैलकुलेट करें तो मार्जिनल का प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू द जॉइंट आ जाता है। तो हम इसे चेक कैसे करते हैं? अगर हमें जॉइंट पीडीएफ गिवन हो, लेट्स से हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको y पे इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो हमें क्या मिल जाएगा? g ऑफ x मिल जाएगा। सिमिलरली हम एक्स वाई डी ऑफ एक्स इंटीग्रेट करेंगे फॉर अ कॉन्टिन्यूस केस तो हमें h ऑफ y मिल जाएगा। फिर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे g ऑफ x इंटू h ऑफ y, दोनों मल्टीप्लाई करें, अगर ये बराबर आ जाए किसके? f ऑफ एक्स वाई, अगर ये ट्रू हो जाए तो v से x एंड y आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। दिस इज हाउ यू डू इट। अगर एक प्रॉब्लम आती है तो दिस इज हाउ यू डू इट। हमेशा पहले मार्जिनल कैलकुलेट करेंगे दोनों की और फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर जॉइंट के बराबर आता है तो दैट मीन्स दे आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। कुछ प्रॉब्लम जैसे मैंने कॉइन और डाइस वाला बताया, ये हमें पता भी चल रहा है कि ये दोनों स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है, बट वी कैन स्टिल चेक देम। सिमिलरली अगर मैं एक डेक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकालता हूं, पहली दफा मेरे पास ए आ जाता है, तो फिर मैं दूसरी दफा ए की प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी? फर्स्ट टाइम ए की प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/52। देयर 52 कार्ड्स और ए हमने एक निकाला, तो ए टोटल 4 होते हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो 1/52 नहीं बल्कि 4/52, यानी कि मेरे पास 4 चांसेस हैं 52 में से
ए निकालने के। अगर वो ए मैं रिमूव कर देता हूँ डेक में से तो बाकी कार्ड मेरे पास बच जाते हैं 53। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वो एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/51, नॉट 52, 53 बल्कि 51, क्योंकि एक कार्ड ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। इस केस में देखें तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और दूसरे में प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। मगर अगर मैं वो कार्ड, पहला वाला कार्ड वापस डाल दूं और दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट करूं तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। तो दोनों की जॉइंट, अगर फर्स्ट आउटकम x है और दूसरी y है, इन वन केस जब हम कार्ड वापस नहीं डालते तो x एंड y आर डिपेंडेंट। दूसरे केस में जब हम कार्ड वापस डाल देते हैं तो दे बिकम इंडिपेंडेंट, कि पहली दफा जो मर्जी हुआ, दूसरी दफा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अगेन 52 कार्ड्स हैं, मैं ड्रॉ करूंगा तो वही प्रोबेबिलिटीज आएंगे। तो दिस इज वन प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि किसकी है, स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस की। तो कुछ एक्सपेरिमेंट तो फिजिकली देखने से भी पता चल जाते हैं कि वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। मगर करने का तरीका क्या है, चाहे वो डिस्क्रीट केस हो तो पहले हम सम कर लेंगे। अगर y पे सम करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आ जाएगी, अगर x पे सम करेंगे तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y आ जाएगी। दोनों की प्रोडक्ट लेंगे तो हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अगर बराबर आती है तो वी से दे आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, एल्स they are not statistically dependent. The same procedure is applied for continuous PDF, probability density function. Joint को इंटीग्रेट कर लें एक वेरिएबल पे तो हमारे पास जो बचता है वो मार्जिनल बचता है। दोनों मार्जिनल डेंसिटीज निकाल लेंगे, दोनों के प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो जॉइंट के बराबर आ जाए तो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है, बराबर नहीं आती जॉइंट के तो वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट, we define covariance. Let x and y be random variables with joint probability distribution fxy. हम discrete case देख रहे हैं यहाँ पे fxy. The covariance of x and y is कैसे defined है कि mu xy, mu sub xy is defined as x minus the mean of x into y minus the mean of y का expected value। और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम दोनों के प्रोडक्ट ले लेते हैं, जॉइंट पीडीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑल वाइज पे सम करते हैं, फिर ऑल एक्स पे सम करते हैं, चाहे पहले एक्स ऑल एक्स पे करें ऑल वाई पे करें। तो ये आ गया अब आपके पास कोवेरिएंस। इफ एक्स एंड वाई आर डिस्क्रीट तो ये इक्वेशन बनती है, और नीचे अगर जाएं तो कोवेरिएंस वही है, डेफिनेशन वही है, उसकी एक्सपेक्टेशन वही है कि एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स मीन माइनस मीन, और दूसरा क्या है कोमा y माइनस म्यू ऑफ y, दैट मीन्स द मीन ऑफ y। इन दोनों के कोवेरिएंस लेनी हो तो उसका फार्मूला यह है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे भी कोमा है, तो इसको लिखते ही हैं कि ये दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई एंड इंटीग्रेट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल वैल्यूज ऑफ y एंड वी गेट द कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस जो है अगर दोनों रिलेटेड होंगे तो कोवेरिएंस हाई आएगी, अनरिलेटेड होंगे तो कोवेरिएंस कम आएगी। कोवेरिएंस जो है वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ एक्स एंड वाई, ऑन द साइज ऑफ एक्स एंड वाई, उनका जो टोटल साइज है उस पर डिपेंड करता है। मगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, कैसे, हम उसको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से डिवाइड कर देते हैं। The x and y be random variables with covariance sigma xy, covariance define कर दी sigma xy and standard deviation sigma x and sigma y respectively। sigma x याद होगा आपको, discrete case में कैसे define करता था, sigma x square was defined as expected value of x minus mu of x का whole square, ये था sigma x defined। और फिर सिग्मा जो होगा इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स भी इससे निकालेंगे और सिग्मा वाई भी, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस म्यू ऑफ वाई होल स्क्वायर। और अगर कॉन्टिन्यूस केस होता तो ये क्या बनता, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर जॉइंट था
तो यहाँ पे g ऑफ x मार्जिनल डेंसिटी आ जाएगी, इसी तरह दूसरे केस में भी कर लेंगे। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉर्मलाइज्ड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सो इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 से लेके +1 तक। और यहाँ पे हमने कुछ लेक्चर पहले भी बताया और जब यहाँ पे ये डिस्कस किया था तब भी बताया था कि इट मीन्स कि 1 they are highly correlated, -1 they are correlated but in the opposite sense, and 0 means they are not correlated at all. They are complete strangers. Then we went into distributions. कुछ distributions जो famous हैं वो हमने यहाँ पे इस कोर्स में डिस्कस की हैं। A lot of distributions जो हमने डिस्कस की हैं, the ones that are commonly used. इसके अलावा भी ये होती हैं discrete uniform distribution. If the random variable x assumes the values x1, x2 up till xk with equal probabilities, यानी कि x1, x2, xk की equal probabilities हैं, then the discrete uniform distribution is given by f of x, k is equal to 1 over x for all values of x from x1, x2 up till xk. इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। अगर डाइस रोल करें तो सैंपल स्पेस मेरी क्या बनती है, एक डाई को रोल करने से सैंपल स्पेस बनती है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Let's say we don't know what's their probability. We assign them probability, each of them equal probability w and so on and so forth. Then the discrete, अच्छा इसमें देखें आप, यहाँ पे it should be k. It should not be 1 by x, it should be k. ये type of problem है, it should be k. So यहाँ पे हम w हम assign कर दें, and we know that sum of probabilities should be equal to 1. It should be equal to 1. So it is 6w equal to 1 and w should be equal to 1 by 6. Where 6 is the total number of outcomes, which is k. So the probability is 1 by k. So यहाँ पे x नहीं है, sorry, it is k. Please correct it that f x k is equal to 1 over k. It is equal to 1 over k for all values of x. So this is discrete uniform distribution. Next up, Bernoulli process. Bernoulli process काफी इंटरेस्टिंग था. Let's revisit it. थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, रिवीजन करते हैं इसकी. The Bernoulli process possesses following properties. क्या वो प्रोसेस क्या है जो बर्नौली जिसको हम कहते हैं? एक, द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स, कि एक एक्सपेरिमेंट है उसको हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच ट्रायल, हर दफा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है. फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइस वो कार्ड्स वाली एग्जांपल दोबारा यहाँ पे आज कोट करूं कि कार्ड्स में से मैंने देखना है कि सक्सेस अगर लेट से मेरी ए है, सक्सेस क्या है, ए है, तो मैं कार्ड पिक करता हूँ 52 में से एक निकालता हूँ, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52. इस कार्ड को मैं दोबारा वापस डालता हूँ डेक में, फिर दोबारा करता हूँ तो अगेन मेरी प्रोबेबिलिटी ए आने की 4/52 है. थर्ड टाइम करता हूँ, अगर ये एक्सपेरिमेंट 10 टाइम करूँ तो हर दफा मेरे सक्सेस होने की यानी कि ए आने की प्रोबेबिलिटी वही रहती है 4/52. So the probability of success is same in each trial. So मैं एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर सकता हूँ जिसमें मैंने 10 दफा डेक में से कार्ड निकालना है और देखना है वो ए है या नहीं है. 10 दफा निकालना है और देखना है कितनी दफा मेरे पास ए आए. There are n trials and n is constant. हमने 10 फिक्स कर दिया तो n ट्रायल्स हो गए. The n trials are independent. कि पहला अगर ए आया तो दूसरी दफा ए आएगा या नहीं आएगा, उसमें कोई डिपेंडेंस नहीं है, बिकॉज हमने जो भी कार्ड आया था हमने वापस डाल दिया, दोबारा शफल किया, इट्स अ न्यू डेक फॉर अस, और हम जब उसमें से कार्ड ड्रॉ करते हैं तो वो ओरिजिनली बिहेव करता है. तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ उससे दूसरी टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स अ बर्नौली प्रोसेस. दोबारा रिपीट कर लेते हैं. बर्नौली प्रोसेस क्या हुआ? द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स. एक ट्रायल नहीं है,
बहुत दफा रिपीट कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच ट्रायल, हर ट्रायल में सेम प्रोबेबिलिटी है आने की, और देयर आर n ट्रायल्स एंड n इज कांस्टेंट, टोटल देयर आर n ट्रायल्स, कि 10 दफा हम कर रहे हैं तो 10 दफा हम फिक्स कर लिया। द n ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इसको अगर देख लें आप एक दफा, थोड़ा सा बेहतर कर लें। लेट्स से मैं 10 ट्रायल डिफाइन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहली दफा मैंने किया, एक कार्ड ड्रॉ किया, वो ए आया या नहीं आया, तो लेट्स से वो ए आ गया। दूसरी दफा नो, नहीं आया, नहीं आया, फिर ए आ गया, फिर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नो नो नो। नेक्स्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो नो नो ए ए, इस तरह हमारे पास बहुत से कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशंस? बहुत से कॉम्बिनेशंस बने। अगर मैं n को 0 कर दूं और a को 1 कर दूं तो ये क्या बन रहा है मेरे पास? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ रहा है। यानी कि मैं कहता हूँ नॉट a इज इक्वल टू 0 एंड यस a इक्वल टू 1। यूं लिखूं तो ये 10 जो है कॉम्बिनेशन है मेरे पास इतने बनते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बन गए? 2 raised to power 10, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स बन जाते हैं। 2 raised to power 10 और 10 24 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे के ये n इवेंट्स हैं, और ये हमने कितनी दफा एक्सपेरिमेंट, कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं। सो दिस इज हाउ वन ऑफ द बर्नौली ट्रायल प्रोसेस जो मैंने डिफाइन कर दिया। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं जब हम, तो हम कहते हैं कि क्या होगा, ये बर्नौली ट्रायल ही था। A Bernoulli trial can result in a success with probability P and a failure with probability Q. Bernoulli trial can result in a success with probability P कि हमारा 1 जो है उसकी क्या probability है and failure की probability है 1 minus P. Then the probability distribution of the binomial random variable X, the number of successes in n independent trials is given by this thing, where B is a binomial random variable या Bernoulli random variable, binomial random variable, X is the random variable X, ठीक है। ये तो probability होगी of getting X, where n is the number of what independent trials and P is the probability। अब अगर मैं वो 0 0 वाली एग्जांपल लूं, कार्ड्स वाली, कि 10 दफा 0 आ सकता है और 10 दफा A आ सकता है, तो मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसमें से अगर मैं कहूं कि यार मुझे वो वाले कॉम्बिनेशन दे दो जिसमें 5 A थे और 5 नॉट A थे, तो वो क्या बनेगा? तो फिर यहाँ पे X जो हो जाएगा वो 5 बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो n इक्वल टू 10 बन जाएगा, X 5 बन जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और P क्या था इस केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाज 4/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ Q वाज यस 1 minus 4/52 which is 52 minus 4/52 which is 52 में से 4 निकालें तो 48/52। तो ऑब्वियसली 4 निकालें तो बाकी 48 ही बचते हैं। तो ये इसमें वैल्यूज डालें तो आपको नंबर मिल जाएगा। वेयर n choose x is what is n choose x? It is n factorial our, सॉरी मैं फैक्टोरियल दूसरे तरीके से लिखता था आपके साथ, तो आई राइट इट n factorial our x factorial our n minus x factorial. This is and choose x. Okay, this is how you define it. और मैंने आपको कहा था इसको आपने प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेटर पे, होपफुली आपने की भी होगी। कैलकुलेटर पे ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर नंबर्स बड़े हो जाएं, n 100 हो जाए, x 15 हो जाए, तो आप कैसे करेंगे?
तो आप अगर इस तरह फैक्टोरियल से करना शुरू कर देंगे तो आपका कैलकुलेटर एरर देना शुरू कर देगा, बिकॉज इट विल ओवरफ्लो। वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कैलकुलेटर में नहीं फिट होती। तो इसलिए आप n चूज जो x, ये आप देख लीजिएगा हाउ यू डू इट। नेक्स्ट चलते हैं जी, पॉइजन एक्सपेरिमेंट एंड प्रोसेस। Experiments is yielding numerical values of a random variable x, the number of outcomes occurring during a given time interval or in a specified region are called Poisson experiments. वो experiments जो कि numerical values देते हैं of random variable x, तो number of outcomes occurring during a given time interval. इसकी example मैंने दी थी आपको, ATM मशीन पैसे निकालने के लिए। अगर ये टाइम एक्सिस है और ये टाइम 0 है, t0 है, तो जब जो ही मशीन हमने ऑन की तो हो सकता है अगर हम एक लेट्स से 10-10 मिनट का वक्फा बना लें, 20 मिनट 30 मिनट, तो हम कहते हैं कि इसमें एक शख्स आया या नहीं आया। 0 से 10 मिनट के दरमियान कोई शख्स आया कि नहीं, अगले 10 मिनट में कोई शख्स आया कि नहीं आया, फॉर यूजिंग द ATM। सो experiment yielding numerical values of random variable x, the number of outcomes occurring during a given interval, time interval or in a specified region are called Poisson process. अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 20 मिनट में 2 पर्सन्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 पर्सन्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 लोगों के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पर्सन्स इन 20 मिनट्स क्या है। तो ये जो है पॉइजन एक्सपेरिमेंट से हम कर सकते हैं, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पहले हम पॉइजन प्रोसेस डिफाइन करते हैं थोड़ा सा कि उसकी कंडीशंस क्या हैं। जैसे बर्नौली की थी, बायनोमियल की थी, बर्नौली प्रोसेस जो था इंडिपेंडेंट था एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम इसको देखते हैं क्या है। द अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ पॉइजन प्रोसेस इफ द प्रोसेस हैज नो मेमोरी। नो मेमोरी मतलब कि इससे पहले क्या हुआ है और इसके बाद क्या होगा, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे से पहले कोई ATM मशीन पे गया या नहीं गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल आउटकम विल अकर ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल और इन अ स्मॉल रीजन is proportional to the length of time interval or the size of the region and does not depend on the number of outcomes occurring outside this time interval or region. अगर छोटा सा टाइम इंटरवल डिफाइन कर दूं, मैं कहता हूँ ये 5 मिनट के अंदर नॉर्मली एक ही बंदा आता है, 2 नहीं आते, तो शॉर्ट टाइम इंटरवल आप इस 5 मिनट को बढ़ा दूं तो मैं कहूँ कि 5 मिनट में एक बंदा आया था या नहीं आया था। अगर टाइम 10 मिनट कर दूं तो फिर एक बंदे के आने की प्रोबेबिलिटी इसमें बढ़ जाएगी। मगर इसमें एक और कंडीशन है, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 आउटकम्स विल अकर इन सच अ शॉर्ट टाइम इंटरवल और फॉल इन सच अ स्मॉल रीजन इज नेग्लिजिबल। कि लेट्स से वही 10 मिनट के पहले मैंने कहा कि हर 5 मिनट में देखते हैं हमें एक शख्स आया कि नहीं आया, तो पहले 5 मिनट में कोई शख्स नहीं आया, दूसरे 5 मिनट में हमने टाइम इंटरवल छोटा सा एक डिफाइन किया हुआ है 5 मिनट का, दूसरे 5 मिनट में यस आया जी, तीसरे 5 मिनट में नहीं आया। यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि वो टाइम इंटरवल जो बड़ा होता है तो शख्स के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वो टाइम इंटरवल इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें 2 शख्स आ जाए। आइदर इट्स अ सक्सेस और इट्स अ फेलियर, इट्स अ सक्सेस और इट्स अ फेलियर लाइक अ बायनोमियल प्रोसेस। सो इट्स नॉट दैट 2 पर्सन कैन कम इन दैट शॉर्ट टाइम इंटरवल। ये एक उसकी पॉइजन प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हम कर रहे हैं। The number x of the outcomes occurring during a Poisson experiment is called a Poisson random variable. तो जो x outcomes हैं total, उनको हम कहते हैं Poisson random variables and its probability distribution is called the Poisson distribution. और उसका फार्मूला ये है, the probability distribution of the Poisson random variable x representing the number of outcomes occurring in a given time interval or specified region denoted by t is given as probability of random variable x. Yes, probability of random variable x. Let's say x क्या हो सकता है, 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, 5 बंदे in lambda t, in time t where lambda is a average number of outcomes per unit time.
is given as exponential e raised to power minus lambda t, exponential e raised to power minus lambda t into lambda t raised to power x over x factorial and x is equal to 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है. 0 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, x1 पुट करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, x2 पुट करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 3 पुट करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी. तो ये एक प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी फॉर x1, 2, 3, 4, 5. और अगर हम कहें कि इतने टाइम में 0 से लेकर 10 बंदों के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि मैं 1 घंटा दे दूं 1 आवर में टाइम, मैं उसी एग्जांपल को मैंने पकड़ा हुआ है विच इज एटीएम मशीन के 1 घंटे में 10 या 10 से कम लोगों के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो हम क्या करेंगे, पहले x0 रखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर x1 रखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 10 तक हम तमाम ऐड कर देंगे तो हमें वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि 10 या 10 से कम लोग इतनी देर में आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो वो उसमें सम हो जाता है. तो ये r जब आ जाता है तो ये हम पुरानी प्रोबेबिलिटी सारी ऐड कर होते हैं. और इसको करने के लिए आपके बुक में एक टेबल है, उसमें आप यूज कर सकते हैं वो टेबल टू कैलकुलेट इट. नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिटिंग केस है ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी हमने डिस्कस किया था कि इट शुड बी एविडेंट फ्रॉम द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉइजन प्रोसेस दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. वो क्यों कि हमने छोटे जब इंटरवल्स, अभी ये टाइम वाली बात करूं, क्या अगर टाइम को, ये मैंने पहले जिक्र नहीं किया तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो डोंट वरी, डोंट गेट अपसेट विद इट. कि अगर मैं एक डेल्टा टी डिफाइन कर दूं, इस तरह से मैं डेल्टा टी में डिफाइन कर दूं टाइम को, और मैं हर टाइम में देखूं कि यहां पे एक शख्स आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया. इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. तो ये चीज इटसेल्फ क्या थी, बर्नौली था, और ऐसे वेरिएबल को हम बायनॉमियल कहते थे. तो पॉइजन ये कहते हैं कि हम डेल्टा टी छोटा सा डिफाइन करें, फिर मैं कहूं कि इतने टाइम में क्या हुआ, इतने टाइम में 2 लोगों के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 लोगों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 लोगों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ये टोटल टाइम डिफाइन कर दिया. अब टोटल टाइम जो है ये कॉन्टिन्यूस है, उधर क्या था, डिस्क्रीट था. मगर एक कॉन्टिन्यूस टाइम बहुत छोटे छोटे डिस्क्रीट टाइम्स को ऐड करके बन सकता है. तो इतने सक्सेसेस जो होंगी बायनॉमियल की वही बराबर होगा पॉइजन के. दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड. मगर क्या होना चाहिए इसमें, कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेट एक्स बी अ बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यस, बायनॉमियल बी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, n trials, p probability of success when n approaches infinity and p approaches 0 and np remains constant, यानी कि product n and p remain constant, we get a binomial approaches a Poisson. वो मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे डेल्टा टी में डिवाइड करें तो हर एक में अगर किसी के आने की या ना आने की सक्सेस या फेलियर देख लें तो वो भी बायनॉमियल ही लगता है, मगर उसमें n क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. 1 मिनट में हम कितनी दफा कितने हजारों डिवाइड कर लें तो n इज 1000. तो इसलिए ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में. एक डिस्क्रीट है, एक कॉन्टिन्यूस है, डजंट मैटर, बट दे डू वर्क लाइक दैट. रादर दोनों अगर देखा जाए हैं दोनों डिस्क्रीट. व्हाई, द रैंडम वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट. x इज ऑल्सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड बायनॉमियल में भी यही है. मगर टाइम जो है वो हम टाइम जिसको ले रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं, या स्पेस को कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं. तो इसलिए मैं गलत हूं कि मैं अगर कहूं कि पॉइजन जो है वो कॉन्टिन्यूस है और बायनॉमियल डिस्क्रीट है. नहीं, दोनों डिस्क्रीट है, बायनॉमियल भी और पॉइजन भी डिस्क्रीट है, मगर टाइम जो है वो एक केस में कॉन्टिन्यूस है. हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके डिस्क्रीट कह सकते हैं. तो इसलिए दोनों सेम हो जाते हैं. आपके लिए इतना काफी है, अप्लाई करने के लिए इतना काफी है कि n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे, बड़ा लार्ज हो, p 0 को अप्रोच करे और np अप्रोचेस द मीन वैल्यू, देन वी कैन यूज इट एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी करते हैं, और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होता है तो हम उसे क्या कहते होते हैं, डेंसिटी फंक्शन of the continuous uniform random variable x on the interval a, and it is defined as
1/b माइनस a। तो इसको ग्राफ अगर बनाएं तो क्या बनता था, इफ दिस इज a, दिस इज b, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूं बनती है कि हाइट इसकी जो है वो 1/b माइनस a होगी और दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो दिस टोटल एरिया विल बी इक्वल टू 1। सो दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, वो बेल वाली कर्व। तो आज भी मैंने बात की थी, अगर इस घंटी को, इस वाली घंटी को आप एक्स वाई एक्सिस पे रख लें, यानी कि इसको कहें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो ऊपर वाला है ये जेड एक्सिस जो है ये क्या है, ये आपकी एफ एक्स वाई दे रहा है, याद है आपको, ये मैंने बात बताई थी। तो ये वो जॉइंट पीडीएफ अगर हो, नॉर्मल, दोनों तरफ नॉर्मल हो, एक्स में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो और वाई में भी, तो ये चीज बन सकती है। ये मैंने उस वक्त कहा था, आज आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीर, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंटायर फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स ग्राफ कॉल्ड द नॉर्मल कर्व इज द बेल शेप्ड कर्व। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है, इसका ये जो होता है ये मीन वैल्यू होता है, इसका स्प्रेड जो होता है वो डिपेंड करता है सिग्मा पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। अगर सिग्मा ज्यादा हो तो ये ज्यादा वाइडर होगी, सिग्मा कम हो तो ये ऐसे हो जाएगी, अगर सिग्मा ज्यादा होगा तो ये इस तरह हो जाएगी। दिस इज इन दिस केस सिग्मा इज लार्जर, इफ दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, सो सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, मगर टोटल एरिया अंडर द कर्व विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। Normal distribution describes approximately many phenomena that occur in nature, industry and research. इस पे हमने काफी बात की थी, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। Next, a continuous random variable x having the bell-shaped distribution is called a normal random variable. Density of x is denoted by n, x, mu and sigma, where x is the random variable, n represents that it's a normal distribution, x is a random variable, mu represents mean value and sigma represents the standard deviation. So ये होगी आपकी definition for normally distributed random variable x. Normally distributed, normal distribution of random variable x, and its formula is 1/2 pi, यहाँ तक आता है, sigma बाहर है इस अंडर रूट के, 1/2 pi अंडर रूट 1 sigma e raised to power minus 1/2 sigma square x minus mean value whole square. इसको अगर देखें ये सिमेट्रिक है, it is symmetric about the mean and it's got a maximum value which is equal to what, 1/2 pi sigma. ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी और मीन पे ये मैक्सिमम होगा, और ये जिस जो नेगेटिव साइड पे शेप बनाएगी वही शेप पॉजिटिव साइड पे बनाएगी, एंड एक्स गोज फ्रॉम -infinity टू +infinity। ये थी हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। द मोड विच इज द पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेयर द कर्व इज मैक्सिमम अकर्स एट म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू, मैक्सिमम एक्स म्यू पे आता है। ये सिमेट्रिक है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एट म्यू, इसके दोनों तरफ सेम होती है, सिमेट्रिक होती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के यहाँ पे ये नीचे की तरफ कनकेव होता है और इसके बाद यहाँ पे ये ऊपर की तरफ कनकेव हो जाता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। जब ये x बढ़ाता जाता है इन्फिनिटी पे तो ये कभी भी इन x को टच नहीं करती, मगर ये इसके साथ पैरेलल हो जाती है एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। नेक्स्ट ये इसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा है, और ये कांस्टेंट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/sigma √2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस गॉसियन या नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1 कर देता है। एंड देयर वाज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच सेज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x टेकिंग ऑन द वैल्यूज फ्रॉम म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक इज 68%, यानी कि एक सिग्मा में ये 68% आता है, 2 सिग्मा इस तरफ जाएं और 2 सिग्मा इधर जाएं तो इट इज 95.5% एंड 3 सिग्मा पे तकरीबन ये 99.7% तक चला जाता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इसका मीन कुछ भी हो, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो, मगर ये कंडीशंस हमेशा ट्रू होती हैं
कि मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक ये हमेशा 68% आएगा, चाहे जो मर्जी मीन हो चाहे जो मर्जी स्टैंडर्ड डेविएशन हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं जी। अगर एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने तो एफ ऑफ बी मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। एफ ऑफ बी इज डिफाइंड एज माइनस इंफिनिटी टू बी ऑफ 1/2 पाई सिग्मा ई रेज़ टू माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अवर सिग्मा होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ये लिखा मैंने ऊपर चला गया हूं, एनीवे आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो ये क्या हो गया, तमाम प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से बी तक हम ऐड कर लेंगे। तो अगर ये मेरा एक पॉइंट बी है और ये पॉइंट मेरा ए है तो बी तक इंटीग्रेट करेंगे, ये तमाम प्रोबेबिलिटी माइनस इंफिनिटी से यहां तक बी तक आएगी। फिर जब ए तक करेंगे तो फिर ये तमाम प्रोबेबिलिटीज ए तक आ जाएंगी, सिर्फ ए वाली लाइन तक आएंगी। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जो कि मैं इंटरेस्टेड हूं यहां पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे चलते हैं जी। फिर हमने डिफाइन किया अगर हमारा मीन 0 हो जाए और वेरिएंस 1 हो जाए, मीन क्या हो जाए 0 एंड वेरिएंस 1, सो वी गेट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वी गेट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज डिफाइंड एज 1/2 पाई ई रेज़ टू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मीन को 0 पुट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 पुट किया और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 पुट किया। ये करने की क्यों जरूरत पड़ी थी, इसलिए कि क्योंकि ये इंटीग्रेशन जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये इसकी क्लोज फॉर्म इंटीग्रल नहीं सॉल्व हो सकता है ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो हमें टेबल्स जनरेट करते हैं, या तो न्यूमेरिकली करना पड़ता है या सीरीज बना के हमें टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करके उसको ऐड करना पड़ता है टू गेट द आंसर। तो अब हर मीन वैल्यू म्यू और हर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो हम टेबल बना नहीं सकते, तो हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं और उसके लिए टेबल बना लेते हैं और वो उस टेबल से हम रीड कर सकते हैं। एंड दिस टेबल गिव्स मी द एरिया अंडर द कर्व अप टिल जी। दिस गिव्स मी द कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ जी। तो हम उससे हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं जी। बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर याद हो आपको, आज जी हमने की है, अभी रिवाइज की थी, तो वो इस किस्म का उसका फार्मूला बनता था एन चूज के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज्ड पावर के। अगर के सक्सेस चाहिए मुझे इन एन ट्रायल्स 1 माइनस पी रेज्ड पावर एन माइनस के। सो ये टोटल मेरा बन गया बायनॉमिनल का रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी। और कंपाउंड इवेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर कहें अप टू के सक्सेसेस तो फिर जे 0 से लेके के तक हमें तमाम को ऐड करना पड़ेगा टू गेट प्रोबेबिलिटीज अप टू के सक्सेसेस। तो बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्लॉट किया, हमने प्रोबेबिलिटी फिक्स रखी, प्रोबेबिलिटी इज फिक्स, आई थिंक इट वाज 0.1 और 0.01, 0.1 के करीब थी आई थिंक। और एन हम बढ़ाना शुरू कर दिया, एन 5 रखा तो ये मेरे पास कम्युलेटिव बना। फिर एन 10 रखा तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के लिए ग्राफ बना। एन 50 रखा तो ये बना, एन 100 रखा तो ये बन गया, which looks more like a normal distribution. So that implies when n is very large, our binomial distribution approaches a normal distribution. और normal distribution के लिए हमारे पास standard normal distribution के लिए हमारे पास क्योंकि tables मौजूद हैं, इसलिए हम easily उसकी probabilities calculate कर सकते हैं rather than doing this whole summation of n choose k p raised to power k into 1 minus p raised to power n minus k। वो करने से बेहतर है हम ये कर लें। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम म्यू डिफाइन करते हैं विच इज एन पी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन द बायनॉमियल प्रोसेस एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द बायनॉमियल प्रोसेस। एंड सिग्मा इज डिफाइंड एज एन पी 1 माइनस पी से डिफाइन कर देते हैं सिग्मा। जब ये दो चीजें पता हो तो ये हम डाल देते हैं कि इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। Once you plug these values in the normal distribution, then you can use that Gaussian या normal distribution के tables to find the probabilities. मगर किन conditions में आप ये apply कर सकते हैं? Only when your n times p, n is the number of trials and p is the probability of success is greater than 10, and on the other hand when
n इंटू 1 माइनस पी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो उस केस में हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रीट है, क्योंकि बाइनोमियल इज डिस्क्रीट एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूस, तो हम कैसे इनको करते हैं, हम उसमें हाफ पॉइंट ऐड करते थे, हाफ पॉइंट माइनस करते थे। वाई, इफ आई रिविजिट, तो हिस्टोग्राम जो था, अगर 1 सक्सेस या 2 सक्सेस या 3 सक्सेस की बात करूं, तो हिस्टोग्राम हमेशा हमारा कैसे प्लॉट होता है कि 1 से, यानी कि ये होगा 0.5 से लेके 1.5 तक, फिर 1.5 से लेके 2.5 तक, और 2.5 से लेके 3.5 तक। तो यूं आप हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। अब जब बाइनोमियल से करते हैं, गॉसियन से या नॉर्मल कर्व से करते हैं इंटीग्रेट, तो हमें, अगर मैं कहूं कि मुझे 3 और 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप ये कर देंगे 3 से लेके 1 के दरमियान। तो क्या होगा, ये वाला रीजन सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा और ये वाला रीजन भी सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 भी ज़ाया होगा, ऑन द राइट ऑफ 3 भी ज़ाया होगा। तो इसलिए हम 1 में से 0.5 माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, और सिमिलरली 3 में 0.5 ऐड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे किया। दिस इज हाउ you define your random variable for the normal distribution from the binomial distribution. Next जी, फिर जब आपने मीन वैल्यू निकाल ली और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली, तो उससे फिर आप एक z डिफाइन करते हैं, विच इज z इज अ रैंडम वेरिएबल फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उससे आप टेबल से वैल्यूज रीड कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू अप्रोक्सीमेट अ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया था कॉन्टिन्यूस केस में गामा फंक्शन क्या होता है। दिस इज नॉट अ डेंसिटी अप टिल सो फार, ये डेंसिटी नहीं है, इट्स जस्ट अ फंक्शन, अ इंटीग्रल जिसकी वैल्यू है गामा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एन इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x फ्रॉम x रेज़ टू पावर अल्फा माइनस 1 e रेज़ टू पावर माइनस x dx फॉर a अल्फा ग्रेटर देन 0। इसमें अल्फा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। जब आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो योर आंसर कम्स आउट पे गामा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 इंटू गामा अल्फा माइनस 1। अल्फा इंटीजर नहीं है, इंटीजर हो भी सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है, इसलिए अल्फा माइनस 1 इंटू गामा अल्फा माइनस 1 आएगा। फिर आप इसको आइटरेटिवली इंटीग्रेट करते रहें, तो यू विल फाइंड आउट इफ एन इज एन इंटीजर, इस केस में मैंने इसे फिक्स किया इंटीजर, देन gamma of n is equal to n minus 1 का फैक्टोरियल। gamma of n is equal to n minus 1 का फैक्टोरियल, और gamma of 1 is 1, क्योंकि should be 1 minus 1 0 का फैक्टोरियल, तो वो 1 ही बनता है। एंड gamma of half हमने प्रूव किया था, it is equal to under root pi। gamma of half we proved it was under root pi। नेक्स्ट, तो इस गामा फंक्शन को यूज करते हुए इन्होंने डिफाइन किया है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज f of random variable x depending on two parameters alpha and beta is given as 1 over beta raised to power alpha into gamma of alpha। gamma की डेफिनेशन वही है जो अभी मैंने gamma फंक्शन बताया आपको, into x into raised to power alpha minus 1 e raised to power minus x over beta and x is greater than 0 के लिए डिफाइंड है। इसमें दो कंडीशंस थी, alpha is also greater than 0 and beta is also greater than 0। This is known as gamma distribution। The mean and variance of the gamma distribution are mu is equal to alpha beta, ये हमने प्रूव किया था, and sigma square is equal to alpha beta square। ये होगी गामा डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका ग्राफ देखें अगर आप, तो मुख्तलिफ अल्फा और मुख्तलिफ बीटा के लिए इसको हमने प्लॉट करके आपको दिखाया हुआ है हाउ इट लुक्स। नेक्स्ट, exponential distribution was a special case of gamma function in which alpha was equal to 1. When we put alpha equal to 1, then we get a exponential distribution which is 1 over beta e raised to a minus x over beta, and x is greater than 0, where beta is greater than 0, and we say mu is equal to beta is the mean value and sigma square is equal to beta square for exponential distribution। इसके बाद हमने देखा था ये दोनों एक्सपोनेंशियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों पॉइजन प्रोसेस दोनों रिलेटेड है। ऑल्दो पॉइजन इज अ डिस्क्रीट, एक्सपोनेंशियल इज अ
कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अगर आप देखें यहाँ पे हमने पूरी डेरिवेशंस की थी और हमने फाइंड आउट किया था कि हम अगर पॉइजन प्रोसेस को देखें तो वो एक जीरो इवेंट्स इन एन इंटरवल अगर हम निकालें तो वो उसका ये फॉर्मूला बनता है, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ टाइम अंटिल द फर्स्ट event will exceed x is the same as the probability that no poison event will occur in x। यानी कि हमने एक टाइम डिफाइन कर दिया t, हमने कहा इस टाइम में अगर जीरो पॉइजन प्रोसेस हो रहा है यानी कि कोई अराइवल नहीं है तो इसका मतलब है 0 से t तक कोई यानी कि 0 से t तक टाइम है जहां तक कोई इवेंट नहीं होता, तो फर्स्ट अराइवल का टाइम फिर t हो गया क्योंकि इसके बाद t आ सकता है। सो इसको जब हम सॉल्व किया था हमने तो वी फाउंड आउट दैट दे आर रिलेटेड विद लैम्डा इक्वल टू 1 ओवर बीटा, लैम्डा इक्वल टू 1 ओवर बीटा। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमने फिर बात की एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। हाउ डू वी एस्टिमेट पैरामीटर्स? अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर इज अ नंबर point on the real line which is computed from a given sample and serves as an approximation of the unknown exact value of the parameters of the population। कि हम एक पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स हमने जितनी भी डेंसिटीज देखी अभी तक, आज हमने रिविजिट भी की, उन सब में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, किसी में म्यू है, किसी में सिग्मा है, किसी में बीटा है, किसी में लैम्डा है। अब अगर वो एक पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन यहाँ पे आबादी नहीं है, याद रखिएगा, मैं पॉपुलेशन का लफ्ज काफी यूज करता रहूं मगर वो आबादी नहीं है, वो बेसिकली जिस डाटा को भी हम कंसिडर कर रहे हैं उस डाटा की टोटलिटी, जब हम टोटल डाटा को देखते हैं तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। उसमें से चंद डाटा पॉइंट्स उठा लें तो उसको हम सैंपल कहते हैं। तो एक पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हो सकते हैं कुछ। अब अगर हमारे पास कोई सैंपल मौजूद है तो उस सैंपल में से वो पैरामीटर्स निकाले जा सकते हैं कि नहीं निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हाइट ऑफ ऑल 21 ईयर ओल्ड मेल बॉयज। अब उनकी हाइट एक रैंडम वेरिएबल है। अब पूरे पाकिस्तान की हाइट मुझे पता हो, एवरेज पता है, लेट्स से मेरे पास नहीं है मगर मुझे ये पता है कि हाइट हैज अ लेट्स से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर उसका कोई मीन भी होगा, उसकी कोई स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगी। अब अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट चेक करना चाह रहा हूँ वो मीन कितना है या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, 50-100 लड़के जो कि 21 साल उम्र है जिनकी, उनको बुलाऊंगा, उनकी हाइट मेजर करूंगा, उनकी हाइट का एक मीन वैल्यू आएगी, उनकी हाइट की एक स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। क्या ये मीन वैल्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन जो एक्चुअल टोटलिटी में जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके साथ मैच करती है कि नहीं करती? ये वो एस्टिमेशन प्रॉब्लम थी। कितना मैच करती है, कितनी अच्छी मैचिंग है, दैट वाज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमने कैलकुलेशन के लिए क्या किया, हमने लाइक्लीहुड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड डिफाइन किया जिसमें हमने कहा कि एक फंक्शन एल लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन किया विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ रैंडम वेरिएबल x1, x2, x3, xn। इन कॉन्टिन्यूस केस हम इसको डेल्टा एक्स से भी मल्टीप्लाई करते हैं, एल बिकम्स डेल्टा एक्स रेज टू पावर एन। फिर हम कहते हैं कि क्योंकि ये लाइक्लीहुड फंक्शन जो है ये डिपेंड करता है पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, इफ इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी मीन वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा। हम कहते हैं कि जी वो जो भी पैरामीटर है वो लेट्स से थीटा है, दैट पैरामीटर इज थीटा। तो हम इस लाइक्लीहुड को फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। कैसे? वी टेक इट्स डेरिवेटिव एंड मेक इट इक्वल टू 0 टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। जब हम ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए करना चाहते हैं तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं, इसको इजी करने के लिए हम नेचुरल लॉग ऑफ एल ले लेते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन का नेचुरल लॉग लेते हैं। वो भी एक फंक्शन है जो कि उसी जगह मैक्सिमम देगा जहां पे एल मैक्सिमम देता था। ये याद रखें, हम क्यों ले रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, मगर हमारा जो पैरामीटर है, जो हमारा क्राइटेरिया है वो चेंज हो रहा है। जहां पे एल मैक्सिमम था वहां पे लॉग ऑफ एल भी मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि एल इज अ पॉजिटिव नंबर, फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव रहता है।
तो यहां से हमने पैरामीटर थीटा निकाल सकते थे। नेक्स्ट अब हमने देखा कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं। वो हमने एक स्पेसिफिक केस किया, केस स्टडी की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें हमने चूज किया कॉन्फिडेंस लेवल विच कैन बी 95% एक्यूरेट, 99% एक्यूरेट, क्योंकि जो हमने मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन पिछले स्लाइड में कैलकुलेट की अगर लेट से, तो वो हमें कितनी एक्यूरेट है हम ओके अगर हम उस वैल्यू को यूज करें तो हम कितने एक्यूरेट हैं, या हमारी वैल्यूज किस रेंज में होनी चाहिए ताकि हमारी एक्यूरेसी जो है वो 95% हो। तो हम गैमा को 0.9 रख सकते हैं, 0.95, 0.99, 0.999 रख सकते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम द टेबल, कौन सा टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल से हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हम मीन कैलकुलेट करते हैं, जो हमने सैंपल लिया हुआ है उसका मीन कैलकुलेट करते हैं एंड देन कंप्यूट के विच इज सी सिग्मा बाय एन स्क्वायर रूट द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन वी डिफाइन द कॉन्फिडेंस इंटरवल। दैट मीन्स अगर हम म्यू की वैल्यू इस रीजन से इस रीजन तक, इस रेंज से इस रेंज तक यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे 95% ऑफ द टाइम हम वी आर करेक्ट। नेक्स्ट हमने किया जी कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं कि एक हम फिक्स करते हैं जैसे कि एज ऑफ अ पर्सन और दूसरा हम रैंडम वेरिएबल उससे मेजर करते हैं विच इज द ब्लड प्रेशर। तो x इज द एज एंड ब्लड प्रेशर। अब अगर इसको प्लॉट करें x के अलोंग, इफ दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस, तो आई माइट गेट दिस कर्व लाइक दिस डॉट्स मिल जाएंगे मुझे। अब इन डॉट्स को किसी एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं सो दैट जिन वैल्यूज पे हमने वैल्यू नहीं ली हम उसके लिए एस्टिमेट कर सकें। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं थी x की तो हम इस पे गेस कर सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी। तो इसको हम कहते थे रिग्रेशन एनालिसिस। इसको करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन से इसको एस्टिमेट करते थे। उस स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम ये था कि वो इन तमाम पॉइंट्स को सही तरह रिप्रेजेंट करे। उसके लिए फिर हम ये वर्टिकल डिस्टेंस देखते थे और इस वर्टिकल डिस्टेंस के स्क्वायर को हम मिनिमाइज करते थे। तो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल यूज करते थे। द स्ट्रेट लाइन शुड बी फिटेड थ्रू द गिवन पॉइंट सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ दोज पॉइंट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इज मिनिमम where the distance is measured in the vertical direction. So this we can do and we did it in the आज से 2 लेक्चर पहले हमने ये किया हुआ है और उसमें हमने देखा कि अगर हमें K0 और K1 की वैल्यू हम उस तरह से चूज कर लें तो हमारे लिए जो लाइन बनेगी वो बेस्ट फिट होगी टू दिस डाटा। उसके बाद हमने कहा कि अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं तो दोनों रैंडम वेरिएबल्स हैं। पहले केस में एक इंडिपेंडेंट था और एक रैंडम था। दोनों अगर रैंडम हो और पेयर हो यानी कि हमारे पास x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन सो फोर्थ xn yn है तो हम देखना चाहते हैं इन दोनों में आपस में क्या कोरिलेशन है। क्या x बढ़ने से y बढ़ता है या कम होता है या x के चेंज होने से y पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हमने डिफाइन किया था कोरिलेशन कोफिशिएंट r और अगर ये क्लोज टू 1 है मींस देयर इज अ स्ट्रांग रिलेशनशिप एंड क्लोज टू 0 मींस अ वीक रिलेशनशिप। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इसकी एग्जांपल ये थी कि अगर गर्मी है, गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल बढ़ जाती है। सिमिलरली सर्दियां बढ़ रही हैं तो स्वेटर्स की सेल बढ़ जाएगी। ये तो हो गया स्ट्रांगली कोरिलेटेड। मगर अगर आप उन ऑपोजिट देखें तो बहुत सी और चीजें भी हैं जो कि अनकोरिलेटेड होंगी। नेक्स्ट जी, आज हमने जो अपना कोर्स का सेकंड हाफ था उसकी समरी की है। हमने विजिट किया सारा कुछ, रिवीजन की, बड़े क्विक रिव्यू था, थोड़ी आपकी यादाश्त को मैंने जगाने की कोशिश की। अगर आपने चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं सिर्फ मैंने उनको एक जगह पे कंपाइल कर लिया तो ताकि आपका ज़रा रिवीजन हो जाए। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट लेक्चर ऑफ माई दिस कोर्स, क्योंकि पहले जो कोर्सेज थे वो दैट वाज जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज अप टिल द कोर्स कंटेंट्स। नाउ द सेकंड, ये जो 2 लेक्चर्स मैंने लास्ट दिए हैं आपको, this one and the one before,
उसमें क्या किया हमने, वी रिवाइज्ड ऑल आवर कोर्स। और हमने जो बुक्स यूज किए हैं वो क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल, शॉम्स आउटलाइन सीरीज ऑन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एबन क्रिजिक। ये सारी बुक्स मैंने यूज की मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए। मोस्टली वॉलपोल की बुक यूज हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस बुक को भी पढ़ें, रीड करें, एग्जाम्पल्स करें, एक्सरसाइजेस करें, और लेक्चर सुनने के बाद सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप बुक रीड करें। इफ यू कैन रीड द बुक बिफोर द लेक्चर, दैट्स नथिंग लाइक दैट, वो सबसे अच्छा होता है। मगर लेक्चर सुनने से ये होता है कि आपको टर्मिनोलॉजीज जो है वो ज़रा क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आप बुक पढ़ें तो बातें समझ भी आ जाएंगी, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और एक्सरसाइज करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी फॉर द होल course. I wish you good luck in this course so that you perform better and also in life. Thank you very much and Allah Hafiz.